ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम अर्धरात्रि का सूर्योदय। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की है। सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान में आज हम जिस स्वाधीनता के साथ खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए न जाने कितने ही देशभक्तों ने अपनी सांसों को कुर्बान किया है। न जाने कितनी ही माताओं की गोदी के लाल, पत्नियों के सौभाग्य सिंदूर, बहनों के किशोर भाई स्वाधीनता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर गति को प्राप्त हुए हैं। सन 1857 में प्रारंभ हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम से ही अंग्रेजी सरकार ने आजादी के दीवानों को घोर यातनाएं दी, परंतु वे पीछे नहीं हटे। यातनाएं सहते रहे और आजादी का मार्ग प्रशस्त करते रहे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो मानो इन दीवानों का तीर्थ ही बन गया था। यहाँ काले पानी की सजा के रूप में ये देश के लिए सब कुछ सहते चले गए। डोगरा कांड के वीर सेनानी मंगल सिंह के प्रपौत्र श्री भगत सिंह सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, तो उस वक्त अंग्रेजों ने चुन चुनकर उन क्रांतिकारियों को अंडमान भेजा जिनसे उनको डर था कि अगर ये हिंदुस्तान में रह गए तो ये फिर क्रांति की ज्वाला जो है भड़क उठेगी। उनको सबसे पहले लाके यहाँ चाटम आइलैंड में उतारा गया। उसके बाद उनको फिर आस्ते आस्ते जंगल कटाया गया, रास्ता बनाया गया। उस वक्त इनकी जिंदगी ऐसी कठिनाई की थी। यहाँ के ट्राइबल जो जरावा थे वो तीर ताने खड़े हुए रहते थे। अंग्रेजों के जो गोरा पलटन था वो अपने बंदूक में संगीन लगाए उनके पीठ के पीछे खड़े रहते थे। और ऊपर से कुदरत की मार थी, जो बारिश इतनी होती थी कि सूरज दिखता ही नहीं था कई दिनों तक। दूसरा कनखीरा, बिच्छू, सांप, इनसे भी उनको जूझना पड़ता था। अंग्रेजों द्वारा दी गई घोर यातनाओं के विरोध में देशवासियों की विद्रोह भावना लगातार उफान लेने लगी। 16 वर्षीय खुदीराम बोस को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो पटना के श्री सूरज नारायण सिंह अपने को रोक नहीं सके और आजादी की जंग में कूद पड़े। खुदीराम की तुरंत फांसी की सजा हुई थी, ये चर्चा व्याप्त था हमारे परिवार में। इसलिए मैं धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन की ओर झुकता गया। स्वाधीनता आंदोलन की सबसे बड़ी घटना थी 13 अप्रैल सन 1919 का जलियांवाला बाग कांड। इस कांड के विरोध में अहिंसा और शांति के पुजारी महात्मा गांधी पहली बार अंग्रेजी सरकार पर गरजे और उसे उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इंदौर के स्वाधीनता सेनानी श्री काशीनाथ त्रिवेदी। उन दिनों की अंग्रेज सरकार ने भारत में रौलत कानून जारी किया। उस समय के हमारे नेताओं ने इस कानून को काला कानून कहा और इसके देशव्यापी विरोध के लिए देशवासियों के सामने एक कार्यक्रम रखा। 24 घंटों के सामूहिक उपवास के बाद शाम को लोग अपने अपने घरों से नंगे पांव नंगे सिर निकलकर गांव, कस्बे या नगर के बाहर, नदी किनारे या किसी खुले मैदान में इकट्ठा हों। वहां आम लोगों को काले कानून की बुराइयां समझाई जाएं। इसी सिलसिले में जलियांवाला बाग में अमृतसर के नागरिक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। शाम का समय था, सभा चल रही थी। लोग अपने नेताओं के भाषण ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के अंग्रेज सरकार की फौज के लोगों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और सभा में बैठे लोगों को दनादन भूनना शुरू कर दिया। भगदड़ मच गई, हाहाकार मचा। सैकड़ों बेकसूर नागरिकों का खून एक साथ बह निकला। इस भीषण हत्याकांड के कारण सारा देश थर्रा उठा। गांधी जी ने गरज कर कहा, अंग्रेजों की ये सरकार शैतानी सरकार है।
हम इस सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे। अनेक रूप धारण करता हुआ आजादी का ये आंदोलन शनै शनै पूरे देश में फैल चुका था। जन जन के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जाग चुकी थी। इस भावना को संबल देने का कार्य कलमकार भी बड़ी सजगता से कर रहे थे। जेल में कागज कलम न होने के बावजूद राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि माखन लाल चतुर्वेदी ने किस तरह अपनी अभिव्यक्ति को साकार रूप दिया, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। उन दिनों न तो कागज दिया जाता था न कलम। तब जेल का ठीकरा मलने के लिए जो राख दी गई थी उसमें मुझे एक कोयला मिल गया और जेल के गुनाह खाने सॉलिटरी सेल की स्वच्छ सफेद दीवार पर मैंने ये पंक्तियां लिखी। ढेरा मत बोलो यह मेरा व्रत पूजन है, सन नहीं तन भारतीयों के मिलाता हूँ, चक्कर लगाते हुए अलख जगाता हूँ, यूं विश्व बांधने को प्रेम बंधन बनाता हूँ। नाम ही को पाता हूँ बिलासपुर वासियों में, मैं तो तीर्थराज इन सीखचों में पाता हूँ। स्वेद की कलिंदजा में मस्ती की सरस्वती ले, नैनों की गंगा बहा त्रिवेणी नहाता हूँ। एक बार स्वर्गीय सुभद्रा कुमारी चौहान के पति स्वर्गीय ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी चौहान जब मुझसे जेल में मिलने बिलासपुर आए तब उन्होंने संदेशा दिया कि जिस दिन मैं जेल से निकलूं उसी दिन भाई गणेश शंकर जी विद्यार्थी की आज्ञा है कि मैं प्रताप के लिए अपना संदेशा भिजवाऊं। 18 फरवरी 1922 को मैंने लिखा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर यह हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीराने। फूल की इस चाह ने कभी भारतीय वीरों के पग पीछे नहीं हटने दिए। इतिहास के अमर सेनानी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को मातृभूमि के बलिवेदी पर हंसते हंसते शीश चढ़ा दिए। उनके इस बलिदान का उनके परिवार पर भी कोई असर नहीं पड़ा। शहीद भगत सिंह के छोटे भाई श्री कुलतार सिंह। मैं उस वक्त मिलाप अखबार का दफ्तर था लाहौर में, वहाँ बैठा था। तो वहाँ पे जेल के पास के संतानंद थे, कांग्रेस के नेता, उनकी कोठी थी। उनका टेलीफोन आया कि भी जेल में बड़े नारे लग रहे हैं, बड़े जोर की आवाज़ें आ रही, ऐसा लगता है कि उनको फांसी दी जा रही है। तो मैं वो सुनी बात, उसी वक्त पास ही मोरी गेट पे जलसा हो रहा था, पिताजी थे और लोग थे। तो मैंने जाके उनको बताया, तो सारा जलसा जो था वो जुलूस की शक्ल में जेल के दरवाजे पे चला गया। तो पिताजी ने रास्ते में लोगों को रोक के कहा कि भाई देखो, एक भगत सिंह की लाश लेने जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप हजारों भगत सिंह की लाश बन जाओ, आप रुक जाओ। और पिताजी रोए नहीं, किसी के इस तरह से नहीं था। और हम लोग भी भावुक तो थे, लेकिन उस वक्त ऐसे नहीं था कि रोने पीटने लगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी श्री रामचंद्र विकल के गांव में उस दिन किसी के घर में खाना नहीं बना था। भगत सिंह को जिस दिन फांसी लगी, शाम का वक्त था, पर बगावत ना हो जाए इसलिए फांसी को जो बताई तारीख थी उससे पहले दे दी गई थी। लेकिन जिस दिन फांसी लगी, ये सच्चाई है, पूरे गांव में भोजन नहीं बना था उस दिन। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के बलिदान की कहानी उसी रात पूरे देश में फैल चुकी थी। अब बड़ों से लेकर 2.5-3 साल के बच्चे तक इस पवित्र यज्ञ की अग्नि में भस्मसात होने को लालायक थे। हैदराबाद की स्वाधीनता सेनानी ज्ञान कुमारी हेड़ा। हम लोग वॉलंटियर्स के लिए कुछ अनाज वगैरह जमा करते थे, खाना भी खिलाते थे। बचपन की बात है, ये मेरे बचपन की। एक छोटी सी बच्ची 2-2.5 वर्ष की कुछ खाना खा रही थी। वो एकदम मेरे पास आई, मेरा फ्रॉक पकड़ के कहती, दीदी ये मेरा खाना है ना, ले जाओ, आजादी के लोगों को दे दो, ये तो वंदे मातरम वालों को दे दो। जालंधर के स्वतंत्रता सेनानी श्री तिलक राज सूरी को तो उस छोटी सी आयु में ही हथकड़ी पहना दी गई कि बच्चे के हाथों को देख हथकड़ी खुद शर्मा गई। 8 साल की उम्र में हथकड़ियां लगाई गई तो दोनों हाथों में हथकड़ियां जो लगाई गई थी
वो हथकड़ियाँ दोनों हाथों में से निकल चुकी थी। मेरा बिल्कुल बचपन ही था, मगर मुझे इस बात का ज़रा दुख नहीं है कि मुझे उस वक़्त गिरफ्तार किया गया था। सन 1941, 42, 43, 44 मुझे जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिताजी का मुझे पत्र जेल में मिलता था तो उस वक़्त उन्होंने मुझे एक बार लिखा कि तेरी माँ तेरी तस्वीर को अपनी गोदी में लेकर बैठती है तो रोती है कि शायद मैं तिलक को ज़िंदगी में मिल सकूं या ना मिल सकूं। क्योंकि मैं तो हिंदी जानता नहीं था, मैंने पिताजी को उर्दू में पत्र लिखा कि इसका ट्रांसलेशन करके माँ को समझा देना। उस वक़्त मैंने यही लिखा था, मगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं, आया नहीं जाता कि तेरे दूध को इस दुनिया में शर्माया नहीं जाता। उस क्रांति युग में कहीं माँ अपने बेटे से मिलने को तड़प रही थी तो कहीं बेटा माँ से, और कहीं माँ स्वयं इस जौहर की ज्वाला में अपने बलिदान का परिचय दे रही थी। रीवा मध्य प्रदेश की स्वाधीनता सेनानी श्रीमती चंपा देवी। 7-7 दिन खाना नहीं मिला, लेकिन उसकी परवाह है हम लोग न करके सुपरिटेंडेंट आया, खाना पड़ेगा। हम कहा कि क्यों भैया, मुंह तो अपना है, हाथ अपना है, जब हम मुंह में डालेंगे तब न खाएंगे, हमारी मांग पूरी कर दीजिए, हम खाए। और मांग सिर्फ एक ही थी, आजादी। यूं इस सुनहरे दिन की झलक अब शुरू भी होने लगी थी। गांधी जी के नेतृत्व में एक तरफ देश में एकता की लहर फैल चुकी थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मौलवी के भेष में काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचकर लगभग 19 देशों की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन कर चुके थे। उनके दिल्ली चलो और जय हिंद के नारों से इम्फाल और अराकान की पहाड़ियां गूंज उठी थी। आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर रहीं डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। 30-30 माइल एक दिन में सारे सामान अपने कंधे पे पेट के हम लोग चलते थे जंगलों में, और यही रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बर्मा में उतर के वहाँ हम लोग वो ब्रिटिश गुरिल्ला फोर्सेस के सामने हम लोग हमला किया है। उसमें से हमारा रेजिमेंट में भी 5-10 लोगों को मृत्यु हुआ, और ये पता नहीं हम लोग कितनी उसका दुश्मन को हम लोग मारा। आजाद हिंद फौज की एक और ऐसी ही रोमांचकारी घटना प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी श्री विशंभर नाथ पांडे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज अराकान के जंगलों से होकर जा रही थी। उनका रसद चुक गया। पहले उनको 6 रोटी सवेरे 6 रोटी शाम को जवानों को मिलती थी, 4 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, वो भी गायब। लोगों ने पेड़ के नरम नरम पत्ते उबाल के खाए, फिर नरम नरम घास उबाल के उन्होंने खाई। 13 दिन उनको हो गए इस तरह फाका करते हुए। अंग्रेज़ों को मालूम हुआ तो उन्होंने बजाय गोलियां बरसाने के एक लिफाफे बरसाए इनके। उस लिफाफे में एक नोटिस था, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों, पहले तो हमारी फौज में थे, फिर बगावत करके उधर चले गए। हमने सुना तुम 13 दिन से फाका कर रहे हो, तो मेहरबानी करके हम इस लिफाफे में डबल रोटी और मक्खन गिरा रहे हैं, तुम इसको खा करके अपनी भूख बुझाओ, और भूख बुझा करके पास के अंग्रेजी पड़ाव में जाके अपने हथियार डाल दो, तुमको माफ़ किया जाएगा। और आप समझते होंगे कि 13 दिन के भूखे लोगों ने डबल रोटी और मक्खन खाया होगा। नहीं, उन्होंने क्या किया, उसको ज़मीन में फेंका, उसको अपने जूते से रगड़ा, और रगड़ने के बाद नारा लगाया, गुलामी की मक्खन रोटी से आज़ादी की घास अच्छी। ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के 3 कमांडरों पर मुकदमा भी चलाया। ये 3 कमांडर थे प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, हिंदू मुस्लिम और सिख एकता की अनूठी मिसाल। 3 बड़े नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और भोला भाई देसाई ने मुकदमे में इनकी पैरवी भी की, लेकिन इन तीनों सेनानियों ने
अपनी बगावत को खुलेआम स्वीकारा और आजादी की जनभावनाओं को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया। इस दौरान जेल में कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों से जब उनके पिताजी मिलने आए तो क्या हुआ, आइए सुनते हैं कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों की ही जुबानी। पिताजी मेरे पास आते हैं लाल किला दिल्ली में, तो पिताजी जब मिले तो मैंने जिस पिता को छोड़ा था 4 बरस 5 बरस पहले, उस वक्त उनकी दाढ़ी काली थी। अब वो उस दाढ़ी को ऐसे पकड़ पकड़ के ये देख बैठा, और एक सिख बाप कि तू ये मान जा, तेरी मां आके नहीं तो यहां रोएगी, तू मेरे आंसुओं के ऊपर तेरी मोम नहीं पिघलती, मैं देखता हूं कब तक नहीं तू पिघलेगा। तो कहते हैं कि तू क्या करेगा जब तुझको बतलाया जाएगा कि तेरा बाप आया है। मैंने कहा मैं कहूंगा मेरा बाप ही नहीं। तो उनको गुस्सा आया, है क्या बोल रहे हो? मैंने कहा पिताजी क्या कहूं, आप मुझको हीरो की पदवी से गद्दार की पदवी के ऊपर फेंकना चाहते हैं। ऐसे ही असंख्य त्याग और बलिदानों से पाई है हमने गंगा से भी पवित्र ये आजादी। दिल्ली के स्वाधीनता सेनानी श्री भगवत दत्त शिशु, जो उस समय सरकार परस्त थे, उन्होंने लोगों को गंडासे से, कुल्हाड़ी से और न जाने देहात के किन किन चीजों से उनको जख्मी किया। मेरे गांव की एक स्त्री जो त्यागिन थी, गर्भवती थी, जेल के लिए जा रही थी, उस बेचारी का बच्चा वैसे ही मर गया। आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते जब मैं उस कथा को याद करता हूँ। जने कितने बलिदान हुए हैं, तब जाकर के ये पवित्र पुनीत स्वतंत्रता जो हिमालय से अधिक पवित्र है, गंगा की पावन है, हमको मिली है। 10 मई 1857 से लगभग 90 वर्षों तक की गई साधना आखिर फलवती हुई। वीर सेनानियों का बलिदान रंग लाया। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के स्वाधीन होने का ऐलान किया तो पूरा सभा भवन गूंज उठा। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली होगी और ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क की। जबलपुर के स्वतंत्रता सेनानी श्री सृष्टिधर मुखर्जी को इस दिन जो खुशी मिली, उसकी भूमिका के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। 15 अगस्त की सुबह मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। वो ऐसा दिन था जिसके लिए मेरी सारी जवानी मैंने बख्श दी थी। मैंने शादी नहीं किया, ब्याह नहीं किया, घर गृहस्थी नहीं बसाई कि मेरा मुल्क आजाद होगा। उस वक्त मैंने देखा, मैं दिल्ली में था, कि किस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन आए बग्गी में बैठकर और उन्होंने आजादी के कागजों में दस्तखत किया और हिंदुस्तान की हुकूमत पंडित नेहरू के हाथ में सौंपी। और रात को 12 बजने को 1 मिनट में यूनियन जैक नीचे उतरा और तिरंगा झंडा ऊपर चढ़ गया। तो हमने देखा कि वो सुबह जिसकी हमें तमन्ना थी, इतनी प्यारी सुबह दिल्ली में लगी, जब पूरा दिल्ली ऐसा लगता था कि जैसे दुल्हन सी सजी हो और सारे लोग पागल से जैसे नशे में झूम रहे हो। और मैं भी उनके साथ नशे में झूम गया आज़ादी के, और मैं अपने आप को भूल चुका उस दिन। सारा हिंदुस्तान अपने को भूल गया, क्योंकि उस दिन की खुशी आज कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। हमारे नौजवानों से हमारा ये कहना है कि बड़ी कुर्बानियों से और शहीदों के खून से इस आज़ादी को पाया है। इसको बड़े प्यार से हम बचाएं। ये फले फूले, इसमें जो खामियां हैं उसको बढ़ाना, सजाना, संवारना और इसमें 4 चांद लगाना,
ये आपकी जिम्मेदारी है। अब मेरी उम्र खत्म हो चुकी है, ये आप लोग इस आज़ादी के बगीचे को अच्छी तरह संभालें। आज़ादी के दीवानों ने आज़ाद भारत का जो विशाल वट वृक्ष तैयार किया है, उसके नीचे असंख्य राज्य, क्षेत्र, जिले, जाति, धर्म, प्रांत, भाषा और बोलियों के लोग चैन की सांस ले रहे हैं। ऐसे में अनेक दिक्कतें, समस्याएं और चुनौतियां स्वाभाविक हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्री मुकेश कुमार। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ढेर सारी चुनौतियां आज़ाद भारत के सामने मुंह बाएं खड़ी थी। सबसे बड़ी चुनौती उस समय यही थी कि देश आज़ाद हो रहा था और साथ साथ उसका विभाजन भी हो रहा था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के दो हिस्सों में ज़बरदस्त सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी, मारकाट चल रही थी। तो एक तो पूरे देश को कैसे एकजुट रखना है, अंदर के अवाम में आपसी सद्भाव कैसे बढ़ाना है, कैसे भाईचारा पैदा करना है, तो आंतरिक एकता एक बड़ी चुनौती थी। फिर दूसरी चुनौती थी आर्थिक। अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान को इस कदर लूटा था कि भारत की हालत खस्ता हाल थी, माली हालत बहुत ख़राब थी और उसको उस स्थिति से निकालना आने वाली सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तीसरी चुनौती थी सामाजिक न्याय की, गैर बराबरी की। हम सब जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज जात पात में बटा हुआ है। आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा हुआ था, स्त्रियों की हालत हमारे समाज में बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये तमाम चुनौतियां थी जिनको लेकर आज़ाद भारत को जूझना था और अपने लिए रास्ता बनाना था। आज हम कह सकते हैं कि उस रास्ते पर हिंदुस्तान चला ज़रूर है। 15 अगस्त को हमें आधी आज़ादी मिली थी, हमें राजनीतिक आज़ादी मिली थी और याद कीजिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आर्थिक आज़ादी पर्याप्त नहीं है जब तक कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी लोगों को हासिल नहीं होती है। तो उस सामाजिक और आर्थिक बराबरी को हासिल करने की राह में हम कुछ कदम ज़रूर चले हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत ही गंभीर हैं। अभी भी हमें इन मोर्चों पर बहुत काम करना है। मैं दिल्ली से राजेंद्र गौतम। कितना भावपूर्ण क्षण रहा होगा जब लाल किले पर तिरंगा फहराया होगा और जब हमने अंग्रेज़ों की गुलामी का जुआ उतार फेंकने में हम लोग कामयाब हुए थे, सफल हुए थे। आज स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के मुहूर्त में इसका आकलन करने की भी ज़रूरत है कि कहीं हम भटके तो नहीं या कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं। अब भी नेहरू के समय से ही हमने जो सपने देखे थे उनको साकार करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। हमने लोकतंत्र को सुदृढ़ रूप में विकसित किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, आर्थिक योजनाएं, अंतरिक्ष अभियान, तरह तरह की संस्थाएं, हमने उन सब का निर्माण किया है। लेकिन एक स्थिति जो है वो ये है कि कुछ ऐसा भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था और कुछ ऐसा नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए था। अब तक जो हो जाना चाहिए था उसमें शोषण का मिट जाना, गरीबी का मिट जाना, अन्याय का मिट जाना, त्वरित न्याय का रास्ता खुलना, अपनी भाषा और बोली में ज्ञान मिलना, वह नहीं हो पाया। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जाति और धर्म को हमने जब मतदान का आधार बना लिया तो हमारा लोकतंत्र जिस दिशा में जाना चाहिए था उधर नहीं जा पा रहा। ये हमारे लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो बैलेंस शीट थोड़ी घाटे की प्रतीत होती है। हमें कामना करनी चाहिए कि समाज में प्रबुद्धता आएगी और हम उपलब्धि की ओर जाएंगे और तेज़ी से जो है होना चाहिए वह हो और जो नहीं होना चाहिए वो अदृश्य हो जाएगा। मैं डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। आज़ादी के बाद हमारा बुनियादी ढांचा बदला है। हम आत्मनिर्भरता के साथ महाशक्तियों के साथ कदम ताल करने के लिए तत्पर हैं। अर्थव्यवस्था में 50 गुना बढ़ी जीडीपी ने हमारे अंदर नया विश्वास जगाया है। निर्यात 14 अंकों में पहुंच गया है तथा बजट 100 करोड़ से लाख करोड़ हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज 900 विश्वविद्यालय, 39,000 कॉलेज चल रहे हैं। तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या 15 गुनी बढ़ी है। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नई शिक्षा नीति 2020 को क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत विकसित
देशों की औसत उम्र के निकट आ गया है। हालांकि कोरोना महामारी में लाखों मौतों ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नाकाफ़ी हैं। विज्ञान अंतरिक्ष के कैनवास पर भारत महाशक्ति बनकर उभरा है। आईटी कंप्यूटर क्रांति ने जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया है। कृषि विकास से देशवासियों के भरण पोषण में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। रक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व का चौथा शक्तिमान राष्ट्र बन गया है। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर भी भारत मजबूत बना है। रियासतों का विलय, कश्मीर से अनुच्छेद 370 उन्मूलन ऐतिहासिक कदम है जो देश के एकीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोकतंत्र को बचाने के लिए विषाक्त राजनीति पर अंकुश लगना ही चाहिए। समानता, समता, न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वभाषा, स्व संस्कृति और स्व जीवन दर्शन के प्रति गौरवपूर्ण अनुभूति का प्रयास प्रचार भी होना चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया की नकली और उत्तेजक दुनिया पर नियंत्रण लगना चाहिए। मैं डॉक्टर विजय मित्तल। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक विकास हुआ है। अभी भी हमारी गिनती विकासशील देशों में होती है। हमें विकासशील से विकसित देशों की सूची में शामिल होना है, जिसके लिए हमें अपनी जीडीपी का स्तर ऊंचा करना होगा, जीवन स्तर बढ़ाना होगा, गरीबी मिटानी होगी। हर क्षेत्र में अपनी ज़रूरतों को हमें खुद पूरा करना होगा। देश से भ्रष्टाचार मिटाना होगा और नौकरियों के नए नए अवसर ढूंढने होंगे। वह साक्षरता की दर और बढ़ानी होगी। अंधविश्वास मिटाना होगा। अमीरी गरीबी की खाई को पाटना होगा। वह तकनीकी विकास की दिशा में और प्रयत्न करने होंगे। मेरा नाम उमेश जोशी है, पेशे से पत्रकार हूँ। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। समय और परिस्थितियों की मांग को देखकर विकास के नए नए रास्ते खोजे जाते हैं। भारत भी अपने संसाधनों का अनुकूलतम इस्तेमाल कर विकास के नए आयाम हासिल कर रहा है। कोई भी देश अपने नागरिकों की खुशहाली के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, उस पर विचार करने से पहले ये बताना जरूरी है कि स्वतंत्र देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, तो उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। कोई भी देश चहुमुखी विकास तभी कर सकता है जब उसका हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ विकास कार्यों में सहयोग करे। ऐसी स्थिति में देश वो सब हासिल कर सकता है जो वो हासिल करना चाहता है। स्वाधीनता सेनानी श्री BN पांडे इस पूरे परिदृश्य पर एक छोटी सी दृष्टि डालते हुए आम लोगों से हम यही निवेदन करेंगे, जो हमारा लोकतंत्र का रक्षा कैसे हो, जातिवाद, धर्मवाद वगैरह वगैरह जो कहीं आता है सामने में, उसको दूर हम कैसे करें, कैसे हम देश को आगे एक मिला के जोड़ के ले चलें। प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलजुल के भारत को आगे उत्थान करने का कोशिश कीजिए। आप अपना उत्थान या पार्टी का उत्थान नहीं करके भारत का उत्थान कैसे हो, इस दिशा में चिंतन कीजिए। अनेक समस्याओं और विपदाओं को साथ साथ लेते हुए हमने हर बार विजय का नया पथ तैयार किया। देश भले आधी रात को आजाद हुआ हो, पर जो सपने थे वो हमने पूरे किए हैं, और जो शेष हैं उनका साकार होना दूर नहीं, बहुत नजदीक है। अर्धरात्रि का सूर्योदय। अभी आप भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम सुन रहे थे। वाचन स्वर सुजाता रथ का था। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की थी। इसकी रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी संग्रहालय से भी प्राप्त हुई थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।